उठ जा बेटे, तेरे लिए मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर रखे हैं। कितनी खुशी का दिन है आज। खुशी का दिन? आलू के पराठे? पिताजी मुझे जल्दी उठाना चाहिए था ना, आप भी ना। वैसे आज ऐसा क्या हुआ है? बेटे तूने इतना बड़ा काम जो किया है, पूरे खानदान में तू ही ऐसा पहला आदमी है जिसने चोरी चकारी जैसे महान काम में अपना हाथ आजमाया है। आज तो बड़े ही गर्व का दिन है मेरे लिए। चोरी चकारी? मैंने कब चोरी चकारी की? पिताजी आप क्या बात कर रहे हैं? कमीने, नालायक, बेवकूफ, नकारा, बेरोजगार, निकम्मे, तुझे तो मैं जो बोलूं वो कम है। तूने मोहनपुर गांव के पंडित के यहाँ चोरी करने की कोशिश की ना। बेटा मैं भी तेरा बाप हूँ, मुझे सब पता चल गया। सुबह सुबह धनिया उसी गांव से होते हुए शहर जा रहा था, तब उसने पंडित की पत्नी को जोर जोर से चोर चोर चिल्लाते हुए सुना, और वहाँ चोर कोई और नहीं बल्कि मेरे बेटे तू था। पंडित को अगर भनक लग गई कि तू मेरा बेटा है तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? वो मुझे कई सालों से जानता है। पिताजी आप तो जानते ही हैं कि मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, मुझे काम मिलना मुश्किल है, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? बेटा चोरी कर, तुझे तो भगवान ही सुधार सकता है। पंडित के घर चोरी, हे भगवान। चिंटू को बुरा भला बोलने के बाद उसके पिता खेत पर काम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ चिंटू उनके जाते ही मन सोचने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पिताजी तक मेरे काम की खबर नहीं पहुँचनी चाहिए थी। अब तो मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। लेकिन बुरा वक्त अपने साथ साथ कुछ अच्छाई भी लेकर आता है। पिताजी को तो अब सब कुछ पता है। अब तो मैं चैन से ये काम कर सकता हूँ। किसी बात का और किसी का मुझे कोई डर नहीं है अब। एक तरफ चिंटू अब किसी भी डर से छुटकारा पा चुका था, और वहीं दूसरी तरफ जग्गा का पुराना दोस्त मोटू आज कई सालों बाद उससे मिलने आया था। क्या हाल चाल जग्गा, मेरे पुराने दोस्त, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरे दिमाग में एक खतरनाक प्लान है। मैंने सोचा एक बार तुमसे इसी सिलसिले में मिल लिया जाए। हाल चाल? जीना मुश्किल हो गया है। तुम्हें तो पता ही है कि चोरी में मेरा कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में चिंटू नाम का महामूर्ख आया है, तब से सब बर्बाद हो गया। मैं हर जगह चोरी करते हुए पकड़ा गया, और तो और कई जगह कपड़े की तरह मेरी धुलाई भी हुई है। चोरी के नाम से ही मुझे अब डर लगने लग गया है। महामूर्ख, ये इंसान तो सच में महामूर्ख है। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब तुम्हें चोरी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों मिलकर पहले की तरह तहलका मचा देंगे। मैं इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। चोरी? अब फिर से? मुझे तो उस कमीने की वजह से अब अपने आप पर शक होने लग गया है कि मैं अच्छा चोर हूँ भी या नहीं। दोस्त, तभी तो मैं इतने दिनों बाद आया हूँ। पूरी प्लानिंग हो चुकी है, अब बस हमें अपने काम को अच्छे से अंजाम तक पहुँचाना होगा। तुम मेरे पुराने पार्टनर हो, तुम्हारे कहने पर मैं इस काम को करने के लिए हिम्मत दिखा सकता हूँ। ये बात हुई ना दोस्त। अब मैं तुम्हें सारी बातें समझाता हूँ कि हमें कैसे काम करना है। एक एक कर मोटू जग्गा को चोरी करने की सारी प्लानिंग समझा देता है। मोटू की बातें खत्म होते ही जग्गा काफी खुश हो जाता है। इस बार लग रहा है कि काम अच्छे से हो जाएगा। तुम्हारी बातें सुनकर पुरानी चोरी के दिन याद आ गए दोस्त। 2-3 दिन बाद ही निकल पड़ेंगे हम अमीरपुर गांव के लिए। इस बार तो वहाँ के सेठ की नानी याद दिलाकर ही रहेंगे। अच्छा, अगर हम चिंटू को साथ ले लें तो? इस बार तुम साथ हो, मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन उस मूर्ख ने हमें फिर से पकड़वा दिया तो, और ऊपर से उसकी वजह से तुम इतने परेशान हो, तो उसको ले जाने का क्या मतलब दोस्त? चिंटू मेरे साथ काफी समय से काम कर रहा है, साथ में इस बार तुम भी हो। उसको चोरी के नए गुण सीखने को मिलेंगे, उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, वो चोरी करते समय किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएगा। चिंटू, जग्गा और मोटू तीनों 2 दिन बाद अमीरपुर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी समय से चलते चलते तीनों की हालत खराब हो जाती है। चोरी का समय निकला जा रहा था, इसलिए रुककर आराम करने का कोई फायदा नहीं था। कुछ देर बाद सेठ के घर पहुंचने से पहले मोटू जग्गा और चिंटू को आगे की प्लानिंग बताता है। चिंटू, तुम पीछे के दरवाजे से सेठ के घर में घुसना, और मैं और जग्गा आगे से जाएंगे। और हाँ, पीछे जो भी कीमती सामान मिले उसे वहाँ से गायब करते रहना। समझ गया।
सब समझ गया। तीनों अब सेठ के घर के अंदर पहुंच चुके थे। चिंटू पीछे के दरवाजे से अंदर आया तो पर बिना कुछ चुराए जग्गा और मोटू के पास पहुंच गया। अरे मूर्ख, तुमने अभी तक कोई सामान नहीं चुराया, खाली हाथ घूम रहे हो। मुझे पुरानी चोरी के दिन याद आ गए, इसीलिए मैं डर गया कि कहीं फिर से मेरी वजह से कुछ गड़बड़ न हो जाए। अच्छा ठीक है, तुम हमारे साथ ही रहो। कुछ देर में जग्गा और मोटू की कारीगरी काम आई। सारा घर साफ करने के बाद तीनों वहां से भाग पड़े। अब बगल के जंगल में पहुंचकर तीनों अपना अपना हिस्सा बांटने की तैयारी में लग चुके थे। इस बार भगवान ने बचा लिया, पहली बार किसी चोरी में सफल हुआ हूँ मैं। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि इस बार तुम्हारा चोरी में कोई हाथ नहीं था। मेरा और जग्गा का 40-40%, बचा हुआ 20% तुम्हारा। तुमने हमारी कोई मदद नहीं की। वो तो हमें अच्छा समझो कि हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं। नहीं, हिस्सा तो बराबर ही होना चाहिए। आखिर मैंने भी अपनी जान जोखिम में डाली थी। अच्छा सुनो, चोरी का हिसाब तो होता रहेगा, पहले खाने का कुछ जुगाड़ करते हैं। क्या करना चाहिए हमें? चलते हैं, आसपास में कहीं कुछ न कुछ खाने के लिए तो मिल ही जाएगा। नहीं, सामान लेकर जाना सही नहीं होगा। अब तक पूरे गांव में चोरी की बात फैल गई होगी। तुम दोनों यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। मोटू चिंटू और जग्गा के भरोसे सामान छोड़कर खाना लेने निकल पड़ता है। जंगल से बाहर निकलते ही गांव में उसे कुछ लोग डंडे के साथ इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो समझ गया था कि पूरे गांव में चोरी की बात आग की तरह फैल चुकी है। वो चुपचाप खाने की दुकान पर पहुंचता है। सारी मेहनत तो मेरी है, मैं क्यों उन लोगों के साथ सामान का बंटवारा करूं? उनके खाने में बेहोशी की गोली मिला देता हूं। उनके बेहोश होते ही मैं सारा सामान लेकर भाग जाऊंगा। फिर तो मुझे जग्गा का बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। मोटू जग्गा और चिंटू के खाने में बेहोशी की गोली मिला देता है और उनके लिए खाना लेकर निकल पड़ता है। इधर जंगल में सुना तुमने? वो मुझे सिर्फ 20% देने की बात कर रहा था। सबको बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न हम दोनों मिलकर उसे आते ही डंडे से मारते मारते बेहोश कर दें और सारा माल यहाँ से लेकर भाग जाए। नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूँगा। दिमाग लगाओ, आधा आधा हिस्सा होगा हम दोनों का। अच्छा तुम कुछ मत करो, सारा काम मैं करूँगा। इससे बाद में तुम्हारे ऊपर मोटू शक भी नहीं करेगा। बस तुम भूख के मारे बेहोश होने का बहाना कर लो, बस इतना साथ दे दो। जैसे ही मोटू चिंटू और जग्गा के पास पहुंचता है तो देखता है कि जग्गा बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरा हुआ था। उसे देखते ही वो चिंटू से जग्गा के बारे में पूछता है। ये क्या हुआ? जग्गा को क्या हो गया? भूख के कारण जग्गा बेहोश हो गया है। लाओ जल्दी से खाना दो, इसका होश में आना बहुत जरूरी है। एक तो बिना कुछ किए ही निपट गया, अब इस मूर्ख की बारी है। इससे पहले कि मोटू कुछ बोलता, चिंटू डंडे से वार कर उसे बेहोश कर देता है। जग्गा, जग्गा अपनी आंखें खोलो। सांप भी गया और लाठी भी बच गई। अब आगे कुछ होगा तो तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। चलो पहले पेट पूजा किया जाए, फिर सामान लेकर अपने अपने घर निकल पड़ेंगे। खाने का निवाला मुंह में जाते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब जंगल में तीनों चोर एक दूसरे के आसपास बेहोश पड़े थे। इसी बीच उसी गांव का एक आदमी जंगल से गुजरते हुए उन तीनों को देखकर सोचता है, अच्छा तो चोरी इन लोगों ने की है। चोरी करने के बाद चैन की नींद ले रहे हैं। मूर्ख कहीं के। अगर ये सामान लेकर भाग गया तो अब मुझे जिंदगी भर चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी तो बैठे बैठे चांदी निकल पड़ी।